हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस सेशन में। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पॉवर्टी। पॉवर्टी पर हर बार क्वेश्चंस आते हैं और हर बार नए नए थिंकर्स पॉवर्टी पर पूछ रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो थिंकर्स डिस्कस करने वाले हैं वो हैं ऑस्कर लेवाइस, चार्ल्स मरे, आर एच टाउने, विलियम जूलियस विल्सन और विल हटन। इन सारे थिंकर्स की जो थ्योरी है पॉवर्टी के बारे में उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पॉवर्टी का मतलब होता है निर्धनता। यानी पॉवर्टी एक तरह से जो सामान्य जो जनरल लोगों के पास जो चीजें हैं वो कुछ लोगों के पास नहीं है। यानी जो हमारे सबसिस्टेंस की जरूरत है, जो बेसिक लाइफ के लिए जरूरत है जिन चीजों की, अगर आप उसी में लैकिंग करते हैं, उसी में अगर आपकी कमी है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पॉवर्टी। वो क्या कहलाती है? गरीबी। अब गरीबी दो तरह की होती है। एक वो गरीबी होती है जो कि आप गरीब नहीं है, आपके पास ठीक ठाक पैसा है, लेकिन आप दूसरे को देखते हैं, आप देखते हैं कि यार बगल वाले जो पड़ोसी हैं उन्होंने अपने बच्चों को लंदन भेज रखा है पढ़ने के लिए। आप देखते हैं कि जो बगल वाले पड़ोसी हैं उनके पास दो दो कारें हैं और आपके पास केवल एक ही कार है, और आप अपने आप को कहीं ना कहीं गरीब महसूस करते हैं। ये जो गरीबी होती है इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव गरीबी। ये गरीबी नहीं है लेकिन ये रिलेटिव गरीबी है। आप किसी के सापेक्ष अपने आप को गरीब समझ रहे हैं, इसलिए उसको सापेक्ष गरीबी कहते हैं। दूसरी गरीबी वो होती है जो कहलाती है एब्सोल्यूट। इस गरीबी से हम लोग ज्यादातर इसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष। ये जो गरीबी है ये रियल में गरीबी होती है, क्योंकि यहां पर आप बेसिक लाइफ के लिए जो जरूरत है जो चीजों की, जैसे रोटी कपड़ा मकान, वो ही आपके पास नहीं होता है। और ऐसा समझा जाता है कि बिना सपोर्ट के, बिना सरकारी सपोर्ट के ये लोग जो बेसिक लाइफ के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो अर्न नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रहने वाले लोग कहा जाता है। तो पॉवर्टी दो तरह की हो गई, एक रिलेटिव, दूसरी एब्सोल्यूट। दो व्यूज आते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से सुनिए। दो व्यूज हैं, ठीक है, जो पॉवर्टी के बारे में कहते हैं। एक कहता है कि पॉवर्टी कल्चरल होती है, दूसरा कहता है कि पॉवर्टी स्ट्रक्चरल होती है। यानी एक व्यक्ति, कुछ थिंकर्स ये मानते हैं कि कुछ लोग पॉवर्टी में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो उनकी संस्कृति बन गई है और लगातार वो लोग उस गरीबी में रह रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने अंडर क्लास, चार्ल्स मरे खास तौर से संबंधित हैं अंडर क्लास से। वो कहते हैं अंडर क्लास एक ऐसी क्लास है जिसने की अपनी संस्कृति बना ली है गरीबी, जिसको गवर्नमेंट का वेलफेयर भी मिलता है, वो वेलफेयर स्कीम के अंदर आती है, और इसी वजह से उनके अंदर जो वर्क के प्रति मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, जो एथिक्स है काम करने की, वो खत्म हो गई, क्योंकि 2-3 हजार रुपए मिल जाते हैं सरकार की तरफ से और फिर वो लोग काम नहीं करना चाहते। उसको इन्होंने क्या कहा है? अंडर क्लास कहा है। याद रखिएगा, चार्ल्स मरे, ठीक, उस ग्रुप को ये अंडर क्लास कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, समझ गए? ये कल्चरल फिनोमिना हो गया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि पॉवर्टी जो है ना वो स्ट्रक्चर में होती है सोसाइटी के, स्ट्रक्चरल फिनोमिना। जैसे हमारे कास्ट सिस्टम के अंदर हजारों सालों से हमारी जो कास्ट सिस्टम है, जो कास्ट का स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से जो दलित थे, जो शोषित वर्ग थे, वो हमेशा गरीब रहे। क्यों? क्योंकि डेलिबरेटली, जानबूझ करके हमने उनको जो समाज के जो संसाधन थे उनसे दूर रखा, गांव के बाहर रखा, और इस वजह से वो गरीब रह गए।
उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल पॉवर्टी। तो दो तरह की पॉवर्टी, दो तरह की गरीबी निकल करके सामने आती है। एक होती है कल्चरल, दूसरी होती है स्ट्रक्चर्ड। एक होती है रिलेटिव, दूसरी होती है एब्सोल्यूट। ठीक है, रिलेटिव में आप दूसरे को देख करके अपने आप को गरीब समझते हैं, एब्सोल्यूट में आप रियल में बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड इन रेंज ऑफ डिफरेंट वेज on the basis of lack of resources, income or things necessary to achieve standard acceptable standard of living। ठीक है, तो गरीबी अलग अलग तरह से परिभाषित की जा सकती है, जैसे कि आवश्यक सामग्री खरीदने में सक्षम न होना, जीवन के स्वीकार्य मानक को प्राप्त ना कर पाना, ठीक, संसाधन का ना होना, आय की कमी होना। ठीक है, ये सब बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि गरीबी, कैपेबिलिटी ना होना। ठीक, ये सब क्या है? गरीबी। ठीक है, ये सब लोग क्या कहलाती है? ये चीजें जो कहला, ये कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है, पॉवर्टी कहलाती है। दो तरह की पॉवर्टी होती है, लोग कहते हैं। एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरी होती है रिलेटिव पॉवर्टी। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। पूर्ण गरीबी, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। Absolute poverty in which you are unable to earn the basic necessities of life without the help of government. And relative poverty is the poverty you are capable of earning these things, but when you see some other people who are richer than you and you feel deprived, that is called as relative poverty। ठीक है, तो एक पूर्ण गरीबी या एब्सोल्यूट गरीबी या निरपेक्ष गरीबी एक ऐसी गरीबी होती है जिसमें लोग अपने खाने के लिए या अपने जीने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, जो जरूरी शर्तें होती हैं, वो पूरी नहीं कर पाते। सापेक्ष गरीबी या रिलेटिव गरीबी ऐसी चीज होती है जिसमें आप दूसरे को देख करके गरीब अपने आप को महसूस करते हैं, आपके पास बेसिक नेसेसिटी की जरूरत नहीं होती। डेवलप्ड कंट्रीज में जो गरीबी होती है वो रिलेटिव गरीबी होती है, एब्सोल्यूट गरीबी नहीं होती है। ठीक, द एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉवर्टी कैन बी ग्रुप्ड अंडर टू मेन हेडिंग्स। यहां से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। गरीबी की व्याख्या दो मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत की जा सकती है। सबसे पहली थ्योरी ये कहती है कि पुअर इंडिविजुअल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन पॉवर्टी। जो गरीब हैं अपनी गरीबी के लिए वो खुद जिम्मेदार है। एक थ्योरी ये कहती है। ठीक है, पहला सिद्धांत ये कहता है कि गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी के लिए स्वयं जिम्मेदार है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि पॉवर्टी इज प्रोड्यूस्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रक्चरल फोर्सेस इन सोसाइटी। गरीबों को समाज में संरचनात्मक शक्तियों द्वारा गरीबी को उत्पन्न किया जाता है और पुनरुत्पादित किया जाता है। यानी संरचना ही समाज की ऐसी है कि जो गरीब है वो हमेशा गरीब बने रहते हैं, उनके बच्चे हमेशा गरीब बने रहते हैं, इससे गरीबी पुनरुत्पादित होती रहती है। ठीक है, तो दो व्यूज निकल करके यहां पर सामने आ गए गरीबी के बारे में। ठीक है, तो एक कह रहा है मतलब पुअर पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, यानी उनके कल्चर में है, और दूसरा कह रहा है कि स्ट्रक्चरल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक, दोनों के थिंकर्स को हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉवर्टी वर सॉट इन लाइफ स्टाइल ऑफ पुअर पीपल। जो कल्चरल वाले हैं वो ये मानते हैं कि गरीब लोग अपनी जीवन शैली के वजह से गरीब होते हैं। देयर एटीट्यूड एंड आउटलुक्स मेक देम पुअर। उनका जो अपने बारे में जो दृष्टिकोण होता है दुनिया के बारे में, ठीक, वही उनको क्या बनाता है? गरीब बनाता है। इसके सपोर्टर कौन है? इसके सपोर्टर हैं ऑस्कर लेवाइस। ठीक, इन्होंने, ये लैटिन अमेरिका के मानव विज्ञानी हैं, लैटिन अमेरिका से एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इनकी एक किताब आई जिसका नाम था कल्चर ऑफ पॉवर्टी।
1961 में इन्होंने वर्क दिया। इन्होंने पहली बार ये बताया कि यार गरीबों की अपनी संस्कृति होती है, ठीक है। तो ही नोटेड दैट मैनी पुअर बिकम ट्रैप्ड इन कल्चर ऑफ पॉवर्टी, अ लोअर क्लास सब कल्चर, एंड दैट डिस्ट्रॉयज पीपल एम्बिशंस टू इंप्रूव देयर लाइव्स। ये ऑस्कर लेवाइस कहते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं, जो लोअर क्लास सब कल्चर को बिलोंग करते हैं, वो उसमें फंस जाते हैं अपनी संस्कृति में, और उनके अंदर वो एम्बिशंस ही नहीं रहते कि वो अपनी लाइफ को अच्छा करें। वाई? बिकॉज दे आर रेज्ड इन पुअर फैमिलीज। चिल्ड्रन बिकम रिजाइन टू द सिचुएशन। चिल्ड्रन जो होते हैं, वो उसके जो उनके जो बच्चे होते हैं गरीबों के, वो उसी सिचुएशन में फंस के रह जाते हैं, प्रोड्यूसिंग सेल्फ परपिचुएटिंग साइकिल ऑफ पॉवर्टी। और इससे क्या, एक सेल्फ परपिचुएटिंग साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है वो चालू हो जाती है। ठीक, गरीब का बच्चा गरीब रह जाता है। तो ऑस्कर लेवाइस ने उल्लेख किया कि कई गरीब गरीबी की संस्कृति में फंस जाते हैं। एक निम्न वर्गीय उपसंस्कृति जो लोगों की अपनी जीवन को बेहतर बनाने के महत्वाकांक्षा को नष्ट कर देती है। जब वो उनकी संस्कृति ही गरीबों वाली हो गई, तो उनके अंदर महत्वाकांक्षा रहती ही नहीं है कि वो अच्छा बने। ये कहते हैं कि जो बच्चे गरीब परिवार में पले बड़े होते हैं, ठीक, तो वो अपनी उस स्थिति में ही फंसे रह जाते हैं, उनको वही स्थिति ठीक लगने लग जाती है, और इससे क्या हो जाता है, एक स्वास्थायी चक्र बन जाता है, एक स्थायी चक्र बन जाता है। ऑस्कर लिवाइस कहते हैं, मतलब वो अपनी ही संस्कृति में रह जाते हैं। ऑस्कर लिवाइस ने एक एग्जांपल दिया था कि जो गरीब लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में उनका एडमिशन भी हो जाता है, पढ़ लिख जाते हैं, तो गरीब लोग जो होते हैं वो अमीर या मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के साथ रह नहीं पाते, क्योंकि उनके कल्चर की वजह से। तो वो वहां पर भी क्या करते हैं, अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, अपना एक अलग गैंग बना लेते हैं, ठीक है। और इस वजह से वो उनकी गरीबी बने रहते हैं वो, और वो कभी अमीर बन नहीं पाते, एक तो उनको फॉलोअर्स भी नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट जो थिंकर हैं वो हैं चार्ल्स मरे। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, ये भी अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है। चार्ल्स मरे की थ्योरी जो है वो ये कहती है, उन्होंने कॉन्सेप्ट को जोड़ने का काम किया गरीबी को अंडर क्लास से। अंडर क्लास कौन लोग होते हैं? अंडर क्लास वो लोग होते हैं जो गरीबी में रहते हैं और गरीबी से ऊपर उठने की कोशिश भी नहीं करते और चाहते भी नहीं, ऐसा चार्ल्स मरे कहते हैं, ठीक। ये भी कल्चरल थ्योरिस्ट है। मरे आर्ग्यूज दैट देयर इज एन अंडर क्लास ऑफ इंडिविजुअल हु मस्ट टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर पॉवर्टी, ठीक, एंड दिस ग्रुप फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ डिपेंडेंसी कल्चर। और ये क्या है? ये डिपेंडेंसी कल्चर, यानी ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है हमेशा। चार्ल्स मरे ने इस थीसिस का अपना संस्करण आगे रखा है। मरे का तर्क है कि व्यक्तियों का एक निम्न वर्ग होता है, अंडर क्लास, जिसे अपनी गरीबी के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह समूह जो है निर्भरता संस्कृति का हिस्सा बन जाता है, यानी इसने एक संस्कृति डेवलप कर ली कि ये दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं हमेशा। By this term, Murray refers to the poor people who rely on government welfare provisions and they don't enter into the labor market. मरे कहता है कि अंडर क्लास एक ऐसा शब्द है, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो उन गरीब लोगों से बने हैं जो श्रम बाजार में कभी जाना ही नहीं चाहते, सरकारी कल्याणकारी प्रावधानों पर ही निर्भर रहते हैं। इसीलिए उसको इन्होंने क्या कहा? डिपेंडेंसी कल्चर कहा। He argued that the growth of welfare state has created the subculture and this has undermines personal ambitions. ठीक, तो मरे तर्क देते हैं कि जो कल्याणकारी राज्य हैं उन्होंने एक उप संस्कृति पैदा कर दी समाज के अंदर, ऐसी उप संस्कृति जहां पे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जो है पूरी तरह से, और जो व्यक्तिगत क्षमता होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, आप ऊपर उठने ही नहीं चाहते अपने जीवन में। वेलफेयर, मरे आर्ग्यूज, हैज इरोडेड पीपल्स इंसेंटिव टू वर्क। ये कहते हैं कि जो कल्याण है, जो कल्याणकारी राज्य है,
मरे कहते हैं कि जब आप किसी को पैसा दे देते हैं सरकारी स्कीम के तहत या खाना दे देते हैं खाने के लिए, तो उनके अंदर काम करने का प्रोत्साहन रहता ही नहीं है, वो काम करना ही नहीं चाहते, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, इसीलिए वो हमेशा गरीब बने रहते हैं। ठीक, he makes contrast between those individual who must take personal responsibility for their poverty and those who are poor through no fault of their own, such as widow, orphans, people who are disabled. अब इन्होंने अंडर क्लास से ना एक ग्रुप को अलग किया है। ठीक, अंडर क्लास दो तरह के हो गए इनके लिए, एक तो वो जिनको सरकारी फायदा मिल रहा है और वो काम नहीं करना चाहते, दूसरे वो जिनकी कोई गलती नहीं है लेकिन वो बेचारे गरीब होने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि विडो, जैसे ऑर्फनेज, जैसे डिसेबल्ड पर्सन, उनकी कोई गलती नहीं है, वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम मिलता ही नहीं है। तो दो तरह के अंडर क्लास होते हैं इन्होंने कहा। ठीक है, तो इन्होंने अंतर प्रस्तुत किया है। एक तो वो जो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेते हैं अपने गरीबी की, वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, जिनकी कोई गलती नहीं है। ठीक, जैसे विधवाएं, अनाथ या विकलांग, इनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये काम करना चाहते हैं लेकिन इनको काम नहीं मिलता। तो दो तरह के अंडर क्लास जो है चार्ल्स मरे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी बहुत सारे थिंकर्स बचे हुए हैं, मैं आपको उसके साथ डिस्कस करूंगा, विल्सन भी, हटन भी। ठीक, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहां देना चाहता हूं आप लोगों को कि अभी अगर आप बैच लेते हैं जून 2025 के लिए, तो एक तो दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो 8,000 रुपए में आपको बैच मिल रहा है, और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको यूनिट 1 से बैच मिल रहा है। तो बैच आप कैसे ले सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाते हैं या कोई भी आप वीडियो देखिए मेरा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। जब आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे तो वहां पर आप देखिएगा मोर लिखा होता है, उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, वहां आपको जो क्लिक ऑफर पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बता भी दूंगा आपको अभी क्लास में कि कैसे आप जो है ऑफर ले सकते हैं कोई भी वीडियो को देख करके हमारे। ठीक है, चलिए अभी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यस, ठीक, तो ये हमारे क्लास की टाइमिंग्स है, तो ये टाइमिंग्स का जो पेज है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। क्लास की टाइमिंग्स आपको पता होना चाहिए, इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं अभी लगातार। ठीक, और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, तो ये 7838517884, तो इस पे आप जरूर से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फायदा होगा। नेम और प्लेस अपना भेज दीजिएगा, लिख दीजिएगा आई वांट टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों में से किसी का हिस्सा तो आपको होना ही चाहिए। चलिए अब आते हैं सेकंड अप्रोच पे। पहला तो कल्चरल अप्रोच था, सेकंड अप्रोच जो है वो स्ट्रक्चरल अप्रोच है। दूसरा तरीका, दूसरा दृष्टिकोण, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू स्ट्रक्चरल फोर्सेस within society factors like class, gender, ethnicity, occupational position, educational attainment or caste shapes the way in which resources are distributed। ठीक, तो दूसरा दृष्टिकोण जो है उसके अनुसार समाज के भीतर संरचनात्मक ताकतें काम करती हैं, जैसे कि वर्ग, आप किस वर्ग के हैं, आप किस लिंग के हैं, किस जेंडर से हैं, किस निर्जातीयता से हैं, आपकी व्यवसायिक स्थिति क्या है या आपकी शैक्षणिक उपलब्धि क्या है। इन संसाधनों के आधार पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आगे बढ़ने का समाज मौका ही नहीं देता स्ट्रक्चरली, और इस वजह से वो गरीब रह जाते हैं। ठीक, संरचनात्मक तौर पे। ठीक है, writers who advocate structural explanation of poverty argue that lack of ambitions among the poor, which is often taken for the dependency culture, is in fact consequence of their constrained situation, not a cause of it।
अब ये स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो डिपेंडेंसी कल्चर, आप जो कल्चरल थ्योरी वाले जो डिपेंडेंसी कल्चर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं ना, जिम्मेदार गरीबी के लिए, तो ये कहते हैं कि डिपेंडेंसी तो बाद में आती है, वो तो उसका परिणाम है, कारण थोड़ी है। ये कहते हैं स्ट्रक्चर मेनली रिस्पॉन्सिबल है गरीबी के लिए, और जब उस स्ट्रक्चर में रहते हुए इंसान गरीब हो जाता है तब वो अपनी संस्कृति बना लेता है। उस संस्कृति के कारण लोग गरीब नहीं है, ये कहता है। तो गरीबी के लिए संरचनात्मक दृष्टिकोण के वकालत करने वाले लेखक जो हैं वो तर्क देते हैं कि गरीब में महत्वाकांक्षा की कमी, जिसे अक्सर निर्भरता संस्कृति के लिए माना जाता है, वास्तव में उनकी विवश परिस्थितियों का परिणाम है, इसका प्रभाव नहीं है, इसका कारण नहीं है, वो परिणाम है। कि आप ऐसे स्ट्रक्चर में हैं जहां पे आप गरीब हैं और बार बार गरीब हैं, और इसीलिए आपने अपनी संस्कृति डेवलप कर ली। संस्कृति कारण नहीं है, समझ गए? ये संरचनावादी है। संरचनावादी में सबसे पहले जो थिंकर मेरे को दिखते हैं वो है आर.एच. टाउने। आर.एच. टाउने, ठीक। आर.एच. टाउने सॉ पॉवर्टी एज एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। ये कहते हैं पहले से समाज में क्या है, सामाजिक असमानता है, और उसी की वजह से गरीबी आई। जो लोग इनइक्वल है उन्हीं में गरीबी। फॉर टाउने सोशल इनइक्वालिटी लेड टू एक्सट्रीम ऑफ बोथ वेल्थ एंड पॉवर्टी, बोथ वर डिह्यूमनाइजिंग। तो टाउने के लिए सामाजिक असमानता, धन और गरीब दोनों की चरम सीमा को जन्म देता है। जो लोग असमानता में जो हायर क्लास के लोग हैं वो धन पर अपना कब्जा कर लेते हैं, और ये कहते हैं कि धन और गरीबी दोनों ही अमानवीय है, ठीक है। मतलब जो बहुत ज्यादा धनवान हो गए वो भी अमानवीय है, और जो बहुत ज्यादा गरीब है वो भी अमानवीय है। ये कहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी limited life to mere subsistence while extreme wealth led to pampering of the rich। ये कहते हैं दोनों खराब हैं। अत्यधिक गरीबी जीवन को केवल निर्वाह के लिए सीमित कर देती है, अत्यधिक धन अमीरों को लाड़ प्यार पर मजबूर कर देता है, ठीक है। दोनों ही डीह्यूमन एक्ट हैं, ये कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर। ये कहते हैं बोथ वर reprehensible but the key to tackling poverty was therefore reduce structural social inequality, not simply to blame individual for their situation। टाउने कहते हैं कि दोनों ही निंदनीय हैं, लेकिन ये कहते हैं कि गरीबी से अगर आप निपटना चाहते हैं तो उसमें आपको संरचनात्मक सामाजिक असमानता को कम करना होगा। आप किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते, उसकी संस्कृति को नहीं दोषी ठहरा सकते, टाउने कहते हैं, ठीक है। कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज लाइए तब गरीबी जाएगी। उसके बाद आते हैं विलियम जूलियस विल्सन। विल्सन क्या कहते हैं? विल्सन की एक बुक आई जिसका नाम था व्हेन वर्क डिसअपीयर्स, द वर्ल्ड ऑफ न्यू अर्बन पुअर। ये इनकी किताब का नाम था, 1996 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। व्हेन वर्क डिसअपीयर्स द वर्ल्ड ऑफ द न्यू अर्बन पुअर 1996 में। ये भी स्ट्रक्चरल जो सिस्टम है उसके सपोर्टर हैं। ये भी कहते हैं कि गरीबी कोई कल्चर नहीं है, कल्चर तो बाद में विकसित होता है, स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल। ये विल्सन आर्ग्यूड दैट persistent urban poverty stems primarily from structural transformation of the inner city economy। विल्सन ने तर्क दिया कि लगातार शहरी गरीबी मुख्य रूप से आंतरिक शहर अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन से उत्पन्न हुई है। शहर में भी संरचना इस तरह की होती है, जैसे स्लम में रहने वाले लोग आप देखेंगे कि सदियों से वो स्लम में ही रहे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों विलियम जूलियस विल्सन कहते हैं? वो कहते हैं इसलिए क्योंकि एक स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। गरीबों को वो मौके नहीं मिल रहे, वो अवसर नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने के, ठीक है। द डिक्लाइन, क्यों? द डिक्लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, द सब अर्बनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द राइज ऑफ low wage service sector dramatically reduced the number of jobs available to those immediately leaving education that pay wages sufficient to support a family। तो ऐसा क्यों होता है? विल्सन बोलते हैं कि विनिर्माण उद्योगों में गिरावटें आई हैं,
रोजगार का उपनगरीकरण हुआ है, कम वेतन वाले सेवा क्षेत्र का उदय हुआ है, शिक्षा छोड़ने वाले लोगों के लिए नौकरी उपलब्ध नहीं है, कम हो गई है, और इस वजह से वो परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल है, समझ गए? इस वजह से लोग गरीब हैं, ये विल्सन कहते हैं। अब आते हैं विल हटन। विल हटन की किताब का नाम है द स्टेट वी आर इन। इसमें इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिसका नाम है 30-30-40 फॉर्मूला। ये कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर 30-30-40 फॉर्मूला जो है वो लागू होता है गरीबी के लिए। इन्होंने यूके का अध्ययन किया था और वहां पे ये 30-30-40 जो फॉर्मूला है वो इन्होंने यूके का स्टडी करके दिया था। क्या है ये 30-30-40 फॉर्मूला? बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले इनकी किताब याद रखिएगा, द स्टेट वी आर इन, 1995 में ये किताब पब्लिश हुई थी। इनका फॉर्मूला है 30-30-40। ठीक है, ये कहते हैं गरीबी 30-30-40 की वजह से है। क्या है ये 30-30-40? तो इन्होंने यूके का अध्ययन किया था, वहां पे इन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा। ठीक, इन्होंने कहा कि 70s और 80s में एक स्ट्रक्चर पैदा हुआ विच हैज क्रिएटेड न्यू डिवाइड विद इन द पॉपुलेशन। 1970 और 80 के दशक में एक संरचना आर्थिक पुनर्गठन हुआ जिसने एक नई तरह की आबादी का विभाजन पैदा किया। आबादी के अंदर एक नया तरह का विभाजन पैदा किया। ठीक, एन इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग took place in 1970s and 1980s which created new division within the population. ये कहते हैं around 30% people were disadvantaged। 30% लोग जो थे वो वंचित थे, ये कहते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजियस पीपल कितने होते हैं पूरी पॉपुलेशन में? 30%। दैट इज दे वर ईदर आउट ऑफ वर्क बट सीक employment in irregular part-time short-term jobs or economically inactive for other reasons। ठीक है, ये कहते हैं 30% लोग जो हैं वो वंचित की श्रेणी में आते हैं, यानी वो या तो बेरोजगार थे लेकिन वो रोजगार की तलाश में थे, ऐसे लोग जो अनियमित अंशकालिक या अल्पकालिक नौकरियों में थे, या ऐसे लोग जो किसी भी कारण से आर्थिक रूप से निष्क्रिय हो गए थे। ये 30% लोग हैं। ये संरचना बता रहे हैं किसी भी सोसाइटी की। जो दूसरे 30% होते हैं, अनदर 30% आर द मार्जिनलाइज्ड, इनसिक्योर, हैड जॉब्स एंड रेगुलर वर्क्स बट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग मैनी वीकेंड द ट्रेड यूनियंस एंड लेड टू many more fixed term contract, their income level was very low, the job were relatively insecure। तो ये कहते हैं 30% दूसरे जो हिस्से हैं वो ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से हाशिए पर पड़े हुए हैं। मतलब उनके पास काम है, नौकरी है, लेकिन उस काम से इतना पैसा नहीं मिलता। जो आर्थिक पुनर्गठन हुआ था 70 से 80 के बीच में, उस जो ट्रेड यूनियन वगैरह जो कॉन्सेप्ट है उसको कमजोर कर दिया गया। अब क्या उनके पीछे कोई लड़ता नहीं है, और जो उनकी नौकरी है और जो उनकी आय का स्तर है वो असुरक्षित है। इस वजह से 30% लोग जो हैं वो क्या हैं? गरीब हैं। एक तो 30% बिल्कुल गरीब हो गए जिनके पास काम ही नहीं है। उनमें वो लोग भी आते हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन स्किल नहीं है। उनमें वो लोग भी जो आते हैं जो डिसेबल हैं, ठीक, काम नहीं कर पाते हैं। और एक वो आते हैं जो काम कर रहे हैं, 30% वो हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है। ठीक है, वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उनको इतना पैसा नहीं मिल रहा। फाइनली 40%, लास्ट 40% पीपल आर प्रिविलेज्ड इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। इनके पास फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है या ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। लगभग 40% विशेष अधिकार प्राप्त लोग पूर्णकालिक रोजगार में हैं या स्वरोजगार कर रहे हैं। Majority of this group is not rich, but rather their employment is more secure and their income tends to be higher। इस समूह में अधिकांश हिस्सा अमीर नहीं है लेकिन उनका रोजगार अधिक सुरक्षित है। ये सुरक्षित रोजगार में है, समझ गए, कंपेयर टू दोज अदर टू ग्रुप।
देयरफॉर दे आर रिलेटिवली एडवांटेज्ड। और ये क्या है, ये अपेक्षाकृत लाभ की स्थिति में है। ठीक, तो 30-30-40 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो सिटीज के अंदर पाया जाता है 70s और 80s के बाद। ये डिवीजन हो गया। कौन बताता है हमें? ये बताते हैं विलियम हटन। ठीक, अभी मैं आपको आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप कैसे हमारी मास्टर क्लासेस देख सकते हैं और कैसे आप जो ऑफर मैंने आपको बताया था डिस्काउंट का वो आप ले सकते हैं। ठीक है, बस 1 मिनट वेट कीजिएगा, फटाफट से मैं आपको बताता हूं। तो थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को अलग करूंगा। आप पीछे स्क्रीन देख पा रहे हैं, गूगल स्क्रीन आपको नजर आ रही है। यहां से आप या तो मेरा वीडियो देख लीजिए या किसी भी फैकल्टी का वीडियो देख लीजिए सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक का। मेरा वीडियो दिख जाए तो मैं अपना वीडियो ही दिखा दूंगा आपको। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है, चलिए यहां से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक का यूट्यूब का चैनल है अपना। ये मेरा वीडियो नजर आ गया। ठीक, ये क्लास होगी सैटरडे को, है ना, मैराथन क्लास होगी, यूनिट 3 के 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, यहाँ मोर पे क्लिक कर दीजिए। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑफर वाला ऑप्शन आएगा, ये क्लिक हियर टू गेट द ऑफर। ठीक, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ से कोई भी गूगल फॉर्म उठा लीजिए, उस पर आप जो है अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, आपका आंसर दिया जाता है। यहाँ क्लिक कर दिया मैंने तो आप डायरेक्टली कहाँ चले गए? सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के साइट पर चले गए। फिर यहाँ आपको अप्लाई कूपन कर देना है। आप मान लीजिए आप बैच लेना चाहते हैं जून तक का ना, ठीक है, ये 9,332 रुपए का दिख रहा है अभी। अब आपको कूपन अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक, कूपन आपका क्या है, आपके सर हैं, उनका नाम मनोज है, तो आप मनोज कूपन क्लिक कर दीजिए। ठीक, और इसको अप्लाई कर दीजिए। आपकी फीस कितनी हो जाती है? 8,000 रुपए। ठीक है, और इसको पे कर दीजिएगा। पे नाउ करके जो भी डेटा आपका आता है वो दे दीजिएगा और पे कर दीजिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मास्टर क्लासेस कैसे देखते हैं। मास्टर क्लास के लिए यहाँ मोर पे चले जाइए, फ्री लाइव क्लासेस पे चले जाइए। अभी थोड़ी देर में मास्टर क्लास जो है वो मेरी भी होने वाली है। टीचिंग एग्जाम पे चले जाइए और यहाँ जो ब्लू कलर पे, आइस कलर पे ये एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए। पहले इसको ऑफ कीजिए। ये जो है यहाँ क्लिक करेंगे आप, डायरेक्टली आप मास्टर क्लास पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में ये हमारे मास्टर क्लास चालू होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप मास्टर क्लास देख सकते हैं। मास्टर क्लास पूरी टॉपिक वाइज होती है। आज मैं क्या कराने वाला हूँ? कास्ट सिस्टम कराने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गया कि कैसे आप देख सकते हैं क्लासेस को। चलिए, तो लगभग सारे थिंकर हो गए। ठीक है, हटन बोलता है कि स्ट्रक्चरल है, विल्सन एंड हटन को यहाँ पर कंपेयर भी कर रखा है। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक दो बार देख लेंगे तो आपको सारी की सारी थ्योरीज जो हैं वो रट जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा या टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा जरूर से बन जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।